Good morning, my dear students. Hope you all are fine at home and you are doing well. Beta, till now we have discussed types of software, like what is system software. Okay, there are two types of software: system software and application software. Further, there are four parts of system software, like operating system, utility program, library programs, and programming language translators. So we have discussed about operating system and utility programs. Now we will discuss about library programs. So what are library programs? Library programs are a way of sharing common programs so that they do not need to be rewritten for each piece of software. अब लाइब्रेरी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोग्राम, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हर सॉफ्टवेयर के लिए ना हमें कॉमनली ज़रूरत होते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर्स के लिए हमें कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, अब हमें उनको बार बार उनकी कोडिंग करें, बार उनको राइट करें, तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो क्या रहता है कि हर प्रोग्राम के लिए, हर सॉफ्टवेयर के लिए हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स राइट कर देते हैं जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। जो वो प्रोसेस होता है कि आपके कॉमन जो प्रोग्राम्स हैं सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए आप एक जैसे यूज़ कर रहे हैं, दोज programs are known as library programs. For example, the use of mouse is almost same in different application software. जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सबके अंदर माउस का यूज़ सेम होता है कि आपने माउस से क्लिक करना है, इसकी प्राइमरी बटन है, जो प्राइमरी का फंक्शन है या सेकेंडरी माउस के बटन का फंक्शन है वो सब भी सेम रहता है, ठीक है। तो अब जो माउस का फंक्शन सेम रहता है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, आप MS वर्ड के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, कि माउस का फंक्शन अलग रहेगा, सेम रहेगा। तो उनके लिए कोडिंग बार बार जनरेट नहीं की जाती है, तो उसके लिए आप कॉमन माउस के फंक्शंस को यूज़ करते हो। Thus, every software using mouse can use the generic shared program for handling the mouse. In Windows, you can often support library programs by their extension. तो इस तरह से जो प्रोग्राम्स कॉमन होते हैं जिनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग बना लेते हैं और वो लाइब्रेरी प्रोग्राम्स के अंडर आते हैं और उनको शेयर कर लिया जाता है। फिर जैसे आपका फॉर एग्जांपल माउस है, तो इनकी एक्सटेंशन जो होती है वो क्या होती है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, DLL बोलते हैं उसको। फिर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। देखो, आपको सबको ये भी पता होगा कि जो कंप्यूटर है आपका, ठीक है, आपको ये भी पता होगा जो आपका कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब जब से कंप्यूटर बने हैं तो कंप्यूटर को डायरेक्ट अपनी बातों को समझाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे से हाई लेवल लैंग्वेजेस आई तो एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट हुई थी, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या करता था? ह्यूमन लैंग्वेज को, मीन्स आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर तक समझा देना और फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज को आप तक समझा देना, ठीक है, वो ट्रांसलेटर का काम था। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और आपको वहाँ जहाँ आप गए हैं, ठीक है, उस कंट्री की, उस स्टेट की, उस वहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं? अपने साथ एक गाइड को रखते हैं। अब वो गाइड क्या करता है? आपकी लैंग्वेज को भी समझता है और वहाँ रहने वाले लोगों की लैंग्वेज को भी समझता है। फिर वो क्या करेगा? आपसे आपकी बात को पूछेगा, वहाँ तक बताएगा, उनसे उनकी बात को पूछेगा और आप तक बताएगा। तो उसका काम क्या है कि दोनों की लैंग्वेजेस को समझना और दोनों की लैंग्वेज को आपस में ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बताना। इन द सेम वे ट्रांसलेटर का कंप्यूटर के अंदर भी सेम वर्क रहता है। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस बट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर किसको समझता है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। Thus, a translator software is used to convert the high-level language codes to machine language codes. अब जो आपका ट्रांसलेटर है, ठीक है, वो क्या करेगा? आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है।
व्हेन अ प्रोग्राम इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर लैंग्वेज, जब भी कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको सिस्टम में फीड किया जाता है, translator automatically converts the program into machine language and checks it syntax for error. तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और देखता है कि कोई जो सिस्टम के अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, एरर्स मीन्स जो मिस्टेक्स तो नहीं है, बग्स जिसको आप बोलते हैं, तो कोई गलती तो नहीं है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. 3 तरह के आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट दीज ट्रांसलेटर्स. बेटा 3 तरह के ट्रांसलेटर है. देखो पहले जो थे ना, जब शुरू में बहुत छोटे थे, मतलब बहुत टाइम पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपके आते थे, उसमें क्या था, जो वो कंप्यूटर्स थे सिर्फ मशीन ओरिएंटेड थे. ठीक है, सिर्फ मीन्स आपको 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही कंप्यूटर को समझाना पड़ता था. ठीक है, जो आजकल आप प्रोग्रामिंग आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कंप्यूटर से लिखते हैं, कंप्यूटर ट्रांसलेटर अपने आप आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है. लेकिन पहले जो थे, हमें सारी कोडिंग्स अब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स करने थे, तो कंप्यूटर में किसकी ज़रूरत होती थी, हमें सिर्फ मशीन ओरिएंटेड थे. हम 0-1 की फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में डाटा को एंटर कराते थे. फिर धीरे धीरे हमने ट्रांसलेटर्स को इन्वॉल्व किया, ट्रांसलेटर बनाए. तो जो आपका असेंबली लैंग्वेज थी, तो असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर यूज़ किया था, उसका नाम था असेंबलर. एन असेंबलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज इंट्रोडक्शन इनटू द राइट मशीन कोड. जो असेंबलर था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता था. ठीक है, अब है सेकंड आपका इंटरप्रेटर. An interpreter is a software that converts the high-level program codes into machine language. It translates the high-level language program line by line. जो आपका इंटरप्रेटर था वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता था. ठीक है, तो जो आपका इंटरप्रेटर था, वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम था उसको टर्न बाय टर्न, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करता था. अ लाइन इज ट्रांसलेटेड, एग्जीक्यूटेड एंड देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन. अब क्या होता था कि सबसे पहले वो ट्रांसलेटर क्या करता था, एक लाइन को रीड करता था. ठीक है, उसके अंदर से करेक्शंस को चेक करना, फिर एरर्स को देखना, ट्रांसलेट करना, फिर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और फिर नई लाइन पर जाना. इफ़ एन एरर इज़ फाउंड ऑन एनी लाइन, अगर किसी भी लाइन में कोई एरर मिलती थी, इट इज़ रिपोर्टेड टू द यूज़र एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ स्टॉप. अगर किसी भी लाइन में कोई एरर थी तो क्या करता था, वो उसकी रिपोर्ट करता था, भी आपकी ये एरर आई है प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद वहाँ पर अपनी प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देता था. अब कंपाइलर क्या था, अ कंपाइलर also converts the high level language program into the machine language. It converts the complete high level language program into machine code in one go. अब कंपाइलर का काम भी वैसे तो सेम था, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जो आपका इंटरप्रेटर था, ये बेसिक बेटा एक चीज़ पे बहुत फोकस करना. इंटरप्रेटर क्या करता है, आपकी एक लाइन को रीड किया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया, मीन्स उसको समझा, उसकी रिपोर्ट जनरेट की, सारा देखा, उसको एग्जीक्यूट किया. कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रीड किया और उसको एग्जीक्यूट कर देता था. अब सपोज़ मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर हूँ, मैं आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ सारा चैप्टर. एक तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में रीड करूँ और आपको बता दूँ, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ कंपाइलर. अब मैं क्या कर रही हूँ, टर्न बाय टर्न एक एक लाइन को रीड कर रही हूँ और आप तक एग्जीक्यूट करके आपको बता रही हूँ, आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ. दैट इज़ द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर. ओके बेटा, इट कन्वर्ट्स द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो. इफ़ एनी एरर इज़ फाउंड, अगर कोई भी ऐसी गलती आती थी, द होल प्रोग्राम हैज़ टू बी रिकम्पाइल्ड अगेन. तो पूरे प्रोग्राम को फिर दोबारा रिकम्पाइल किया जाता था. ओके, फैक्ट्स में देखिए, यहाँ पर कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बता रखे हैं, लाइक जो आपकी पास्कल है, फोर्ट्रन लैंग्वेज है, सी है, C++, जावा, ये सारे क्या हैं,
हाई लेवल लैंग्वेज के आपके एग्जांपल हैं, इनके अपने लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। लेट्स आंसर, फिलअप्स करते हैं। डैश सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिटर्न टू सर्विस अदर प्रोग्राम्स। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो दूसरे प्रोग्राम्स को सर्विस करने के लिए बनाए जाते हैं? ये आपने रीड किया था, आपने इसका आंसर देना है। इसके आपको आंसर को मैं सेंड कर दूँगी। थोड़ा सा आप मेन जिस टॉपिक को आप रीड कर रहे हैं, मैं हिंट दे रही हूँ, वही टॉपिक का ये है। डैश सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ऐसा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर पे रन करता है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स, कौन कौन से आपके ट्रांसलेटर्स हैं? आपने ऊपर ही देख रहे हैं ये आंसर, तो आपने राइट करना है। आई विल सेंड यू द आंसर की। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको आजकल आप ऐप्स बोलते हैं, आप कहते हैं ना कि मम्मा मेरे फ़ोन में ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है, ये है, तो जो ऐप्स हैं उनको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आर यूज टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द जनरल यूज़र्स। जो आम लोग हैं, जो जनरल यूज़र्स हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। दे आर यूज टू मेक अ कंप्यूटर टू अ पर्टिकुलर जॉब। अब हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं कि मुझे काम करना है किसी और सॉफ्टवेयर में, आपको कुछ और वर्किंग चाहिए, किसी थर्ड को और वर्किंग चाहिए। तो उनकी वर्किंग्स को फुलफ़िल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब को फुलफ़िल करने के लिए ये ऐप्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे व्हाट्सएप पे काम करना है, आपको फेसबुक पे काम करना है, किसी को तीसरे को ट्विटर में काम करना है, किसी और को इंस्टाग्राम में काम करना है, या फिर और बहुत सारी एप्लीकेशन है, किसी को वर्ड में करना है, MS एक्सेल में करना है, पावर पॉइंट में करना है। तो हर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है, और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके डिज़ाइन किए जाते हैं। दे इंक्लूड प्रोग्राम्स सच एज वेब ब्राउज़र्स। इनके अंदर किस तरह के प्रोग्राम्स आ सकते हैं? आपके जो डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स हैं, ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, आप जो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे गेम प्ले करते हैं, मोबाइल्स पे, वो आपकी गेम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। अब बात आती है कि जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। The application software is again divided into the group, namely the सबसे पहले है आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सेकंड है आपका स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं बेटा? जो जनरली सबकी रिक्वायरमेंट्स को, कॉमनली रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स एप्लीकेशन पैकेजेस दैट आर डिज़ाइंड to carry out multiple common tasks such as word processing, image editing, or spread manipulation. The different types of the general purpose application software are, ये नीचे जो आपके दिए हुए हैं बहुत तरह के एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जनरल पर्पस आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर क्या इंक्लूड करता है? वो सारे पैकेजेस इंक्लूड करते हैं जो डिफरेंट मल्टीपल कॉमन रिक्वायरमेंट्स को पूरा आपका फुलफ़िल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको आप MS वर्ड के नाम से भी एग्जांपल के तौर पे जानते हैं कि MS वर्ड। अब उसका वर्किंग क्या रहता है कि उसके अंदर डिफरेंट तरह की आप रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ठीक है, लेटर्स टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से होता है। जो डॉक्यूमेंट आप टाइपिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड है, जिसको आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वर्ड पैड है। तो ये क्या है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर उसको एडिट करना चाहते हैं, क्रिएट करना मीन्स आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं। अब इट डिपेंड्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या बनाना चाह रहे हैं। आप कोई लेटर टाइप करना चाह रहे हैं, आप कोई वैसे टाइपिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइपिंग का काम होता है, क्रिएटिंग करने का काम है, और उसको कुछ चेंज करना चाहते हो आप, तो आप किस में करेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में
इट इज़ जनरली यूज टू क्रिएट कंटेंट्स लाइक अ पोएम, आप पोएम लिखना चाहते हैं, इनविटेशन लेटर लिखना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट लिखना चाहते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड एंड ओपन ऑफिस. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंड है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? द मेन पर्पज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज दैट इज फैसिलिटेट्स इन द क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन. जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मेन पर्पज़ ही क्या है कि यूज़र के सामने या कोई सेकंड पर्सन है उसके अंदर जो आप अपना डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. ठीक है. इट अलाउज एडिंग स्लाइड्स एंड यूज ऑफ वेरियस formatting features like adding different types of background, different forms, animations, audio, video, clip arts and other graphics. Okay, इसका मेन पर्पस क्या होता है बेटा कि आपकी किस तरह से हेल्प करता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आता है कि कोई सेकंड यूज़र उसको जब एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखता है तो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और उसको क्लियरली समझ आने लग जाती हैं वो चीज़ें. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? सबसे पहले तो आप इसके बैकग्राउंड में कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट ले सकते हैं, एनिमेशन ले सकते हैं, आप इसके अंदर साउंड डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं. ठीक है. क्लिप आर्ट्स दे सकते हैं. बहुत क्लिप आर्ट्स क्या है? रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं. ठीक है. उन रेडीमेड पिक्चर्स को, अट्रैक्टिव पिक्चर्स को आप अपनी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं. और आप सब बच्चों ने काम भी किया होगा, MS पावर पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा. और फर्दर आपके पास MS जो पावर पॉइंट है इसका बेसिक्स रहेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, कमिंग चैप्टर्स में वो लोग हम करेंगे. तो पावर पॉइंट एंड इम्प्रेस, ओपन ऑफिस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के. We will be learning about Microsoft PowerPoint in detail in the coming chapters of this book. आप इस बुक के अंदर इस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे. और तो जो MS पावर पॉइंट होता है, जब आप इसके अंदर फाइल्स को सेव करते हैं बेटा, तो हमें कैसे पता चलता है कि पावर पॉइंट की फाइल है? तो उसके लिए एक्सटेंशन होती है कंप्यूटर के अंदर. तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है .ppt. तो आप राइट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और बुक में भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं .ppt. और माइक वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है लाइक MS वर्ड है, MS वर्ड की जो आपकी एक्सटेंशन है वो रहेगी .doc, डॉक जिसको आप बोल देते हैं .doc, और पावर पॉइंट की .ppt. अब है आपका थर्ड वन, डेटाबेस सॉफ्टवेयर. डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स जो भी आप कंप्यूटर्स के अंदर एंटर कराते हैं, दोज रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डेटा. डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा. मीन्स जब आप बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? डेटाबेस. द पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा. इस जो सॉफ्टवेयर का, जो आपका डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है, उसका क्या पर्पस होता है कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करके रखना. ठीक है. ताकि आपको जब भी कभी भी किसी डेटा की रिक्वायरमेंट हो आप फटाफट से उस डेटा को उठाएं और तरीके से उसको जैसे मर्जी यूज़ कर पाएँ. तो इस सॉफ्टवेयर की एडवांटेज क्या है? आप इस लाइन को प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए. द एडवांटेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज़ दैट यू कैन चेंज द वे डेटा इज स्टोर्ड एंड डिस्प्ले. आप रूटीन में डेटा को कैसे रखते हैं. ठीक है. उसके बाद वो आपके लिए ईजी नहीं रहता. आपने जब भी किसी डाटा की रिक्वायरमेंट होती है तो आप सारे डाटा को फाइंड आउट करते हैं, अरे मैंने फ़ाइल यहाँ सेव की थी, ऐसे सेव की थी, मेरा इसका नाम तो यहाँ मिलना चाहिए था. लेकिन अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब आप अपने डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, एक तरीके से रखते हैं आप अपने डाटा को, तो आप किसी भी टाइम उस डाटा को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं. तो कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं? आपका MS एक्सेस है, ओरेकल है, और भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं.
तो आप अगर डेटाबेस के लिए जब आप थोड़े से और आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको हम डेटाबेस भी कराएंगे कि डेटाबेस एक्चुअली वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। फ़ोन डायरेक्टरी जो है वो आपका इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, क्योंकि देखो फ़ोन में क्या होता है कि आप पहले ए वाले नाम आते हैं, फिर बी वाले नाम आते हैं, फिर सी वाले नाम आते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी का भी कांटेक्ट देखना है, सर्च करना है, तो पहले आपने लिखा अनु, तो एकदम से ए वाले कॉन्टैक्ट्स में आपको सर्च करना होगा। आप लिखेंगे विनी, तो आप क्या होगा कि आप सारे वो जो कॉन्टैक्ट्स आपको दिखाएंगे किस में दिखाएंगे, वी वाले उसमें दिखाएंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड वे है कि आप तरीके से किसी भी चीज़ को किसी भी टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब MS एक्सेस के अंदर जब आप स्टोर करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .mdb। अब आपका है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में भी आई थिंक आप सबने 4th क्लास में वर्क किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आपके इस 5th क्लास में कमिंग चैप्टर्स में आपका MS एक्सेल आएगा। अब जो MS एक्सेल होता है ना बेटा, उसका क्या यूज़ होता है कि डाटा को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। बेसिकली कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर, आप उसके कैलकुलेशन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर मीन्स टेबल की फॉर्म के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप क्लास के अंदर मार्क्स लिखते हैं आप, ठीक है। एक तो आप प्रॉपर मार्क्स लिखते हैं लाइंस इंसर्ट करके, आपने फटाफट से लाइन इंसर्ट की, टीचर बोल देता है बेटा आप अपनी क्लास की लिस्ट तैयार कर लीजिए, तो हम क्या करते हैं लाइंस इंसर्ट करके और पहले बच्चे का नेम डालते हैं, फिर नेम रोल नंबर लिखते हैं, फिर नेम लिखते हैं, फिर फादर्स नेम, उसकी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी है सब्जेक्ट्स, उनके सबके मार्क्स आप एंटर कर लेते हैं। अब उसमें क्या है कि एक तो मैं लाइंस लगा के प्रॉपर इंसर्ट करूँ, उनके मार्क्स को एंटर करूँ, एक मैं वैसे ही बता दूँ कि अरे ऐसे 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 ऐसे। तो कौन सा अच्छा लगेगा, जो आपने टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट को इंसर्ट किया है, जो टेबल्स की फॉर्म में आपने बताया है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा है और भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और सबसे बड़ी बात बहुत इजी हो जाता है उसको मैनिपुलेट करना, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं। सो रीड करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म, स्पेसिफाई फॉर्मूलाज एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन वेरियस वे। आपको मैंने बताया ही है कि जो डाटा होता है वो आपका टेबुलर फॉर्म में होता है। इसके अंदर बेटा फार्मूलाज होते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप वेरियस कैलकुलेशंस को सेकंड्स में कर लेते हैं। अगर मुझे एक बच्चे की एवरेज को कैलकुलेट करना है तो मैं देखो अगर मैनुअल करती हूँ तो 1 मिनट लगाती हूँ, अगर ऐसे ही मुझे मैनुअली मतलब खुद हाथ से निकालना हो तो मैं 30 सेकंड 40 सेकंड्स और 1 मिनट जितना भी टाइम लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स का निकालना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, इनके अंदर आप एक ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और आपके पास चाहे 500 है चाहे 1000 स्टूडेंट्स, आप एक ही बार में सबका बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आप ऐसा काम कर सकते हैं, आपका ओपन ऑफिस है, ठीक है, MS एक्सेस है, एक्सेल है, लोटस 1 2 3 है, क्वाड्रो प्रो है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं। तो MS एक्सेल जो होता है उसकी एक्सटेंशन क्या है, .xls, .xls। आप इसको राइट कर सकते हैं .xls। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका है नेक्स्ट desktop publishing software. So what are desktop publishing software here? Desktop publishing is a process of using computer and specific type of software to combine the, keep this thing in mind, underline the line, to combine text and graphics to produce documents such as newsletter, brochures, books, etc. देखो बेटा जब आपने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है, कोई नोटिस जनरेट करना है तो आप किसका यूज़ कर रहे थे, MS वर्ड का। लेकिन अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट भी चाहिए आपको, मीन्स आपको रिटर्न में मैटर भी चाहिए और साथ साथ आपको ग्राफिक्स भी चाहिए। ग्राफिक्स बोले तो कि आपको कुछ इमेजेस है, ठीक है, कुछ इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में भी डाटा चाहिए। जब आपको दो चीज़ों को इकट्ठा कंबाइंड करना हो तो आप किसका यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ लेटर टाइप करते हैं, ब्राउचर्स टाइप करते हैं, बुक्स, देखो बुक्स में क्या है आप देख सकते हैं,
कि आपको टाइपिंग का भी वर्क रहता है, आपके पास टेक्स्ट भी रहता है और साथ साथ ग्राफिक्स भी रहता है। कभी किसी चीज़ की पिक्चर आपको समझाने के लिए होती है, कभी किसी चीज़ की पिक्चर आपको समझाने के लिए। अब इसी पेज पर देखिए आप VLC मीडिया प्लेयर की पिक्चर दे रखी है, तो इमेज है ये एक तरह से, तो इसको समझाना है तो टेक्स्ट भी है और आपका ग्राफिक्स भी है। तो दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आप किसका यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और कोरेल ड्रा। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स क्या है, देखिए यहाँ पे मीडिया प्लेयर्स एंड रियल प्लेयर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया। रियल प्लेयर्स और मल्टीमीडिया प्लेयर्स कौन से, जो आपके सॉन्ग वगैरह प्ले करने के लिए आपके यूज़ किए जाते हैं प्लेयर, जिसकी हेल्प से आप ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। दीज सॉफ्टवेयर्स विल अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो। इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से आप अपनी खुद की ऑडियोज़ और वीडियोज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर ऑडियो कन्वर्टर्स हैं आपके, ठीक है, प्लेयर्स हैं जो प्ले करने के लिए, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, बर्नर्स हैं। अब बर्नर्स क्या होते हैं यहाँ पे बेटा, कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को बर्न करते हैं, मीन्स अगर आपने अपनी खुद की कोई DVD या CD इस तरह से बनानी है, तो आपका कंप्यूटर पे डाटा पड़ा है और आप चाहते हैं कि उस डाटा को आप किसी CD के अंदर डालें, तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बर्नर्स, जो क्या करते हैं, बर्निंग का काम करते हैं आपके सॉफ्टवेयर को, उस डेटा को इंस्टॉल करने के लिए। किस में, CD के अंदर। CD से कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर से अगर आपने डाटा किस में डालना है, CD में, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं बर्नर्स। वीडियो एनकोडर्स एंड डिकोडर्स, जो आपकी वीडियो को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसका एग्जांपल है, आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स का। दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू लिसन टू सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज़। जो इस तरह के आपके सॉफ्टवेयर हैं, इनका यूज़ किस लिए करते हैं आप, सॉन्ग्स और वीडियोज़ को देखने के लिए और सुनने के लिए, ठीक है बेटा। अभी आप इतना ही करेंगे और आपने पेज नंबर 24 पे जो फिलअप्स दे रखे हैं उनको आप रीड करेंगे, मैं आपको आंसर की सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके बाय।